हेलो दोस्तों और स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू होती है 2016 के एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट से। मैं मुंबई में एक कैफे में बैठा था। मेरे सामने मेरे दो सबसे क्लोज फ्रेंड्स। हम डिस्कस कर रहे थे अपकमिंग यूएस इलेक्शंस के बारे में। मैंने कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया, देख लेना, हिलरी क्लिंटन की जीत पक्की है। स्टैटिस्टिक्स देख लो, पोल्स देख लो, ट्रम्प के जीतने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे एक फ्रेंड ने थोड़ा डाउट दिखाया। उसने कहा, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि। मैंने उसकी बात काट दी। अरे यार, तुम एनालिसिस नहीं समझते। मैं मंथ से फॉलो कर रहा हूं। मीडिया, एक्सपर्ट्स सब यही कह रहे हैं। 7 नवंबर 2016 को जब रिजल्ट्स आए तो पता चला मैं कितना बड़ा फूल था। मैं 100% श्योर था, लेकिन 100% गलत था। उस दिन मुझे एक अजीब फीलिंग हुई। आप भी शायद कभी ऐसा महसूस कर चुके हैं ना? वो मोमेंट जब आपके पूरे कॉन्फिडेंस का कैसल एक सेकंड में कोलैप्स हो जाता है। और उस एम्बैरेसमेंट के बाद मुझे एक सवाल ने टॉर्चर किया। अगर मैं इतनी बड़ी चीज में इतना गलत हो सकता हूं, तो जिंदगी की छोटी छोटी बिलीफ्स में कितना गलत हूं? आप सोच रहे होंगे, ये तो नॉर्मल है, सबसे गलती होती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक इलेक्शन प्रेडिक्शन का मैटर नहीं था। ये था मेरे सोचने के तरीके का बैंक्रप्सी। और आज जब मैं एडम ग्रांट की बुक थिंक अगेन पढ़ चुका हूं, तो मुझे समझ आया कि मैं उस दिन सिर्फ इलेक्शन नहीं, अपने माइंड की एक डेंजरस टेंडेंसी को भी हार चुका था। एडम ग्रांट को आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, वॉटन बिजनेस स्कूल के यंगेस्ट टेन्योर्ड प्रोफेसर। लेकिन मुझे वो एक माइंड मैकेनिक लगते हैं। ऐसे मैकेनिक जो हमारे दिमाग के अंदर जाता है। वो रस्टेड पार्ट्स, वो स्टक गियर्स, वो आउटडेटेड सॉफ्टवेयर जो हमें रोक रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करता है। और थिंक अगेन में वो कहते हैं एक ऐसी शॉकिंग बात कि सुनकर आपका सर चक्कर आ जाएगा। वो कहते हैं, बीइंग राइट फील्स गुड, बट बीइंग रॉन्ग फील्स एजुकेशनल। सोचिए जरा, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग क्या चाहते हैं? मैं सही हूं प्रूफ करना, तुम गलत हो साबित करना। लेकिन ग्रांट कह रहे हैं, ऐसी फीलिंग जिससे हम डरते हैं, वो फीलिंग कि शायद मैं गलत हूं, वो एक्चुअली लाइफ की सबसे वैल्यूएबल फीलिंग है। आप ये सोच रहे होंगे, अच्छा तो क्या हम हमेशा डाउट करते रहें, कुछ भी पक्के से नहीं बोले? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ये डाउट का नहीं, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का कॉन्सेप्ट है। एक एग्जाम्पल देता हूं। सोचिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन जीपीएस बोल रहा है रीकैलकुलेटिंग रूट, टर्न राइट इन 200 मीटर्स। अब आपके पास दो ऑप्शंस है। आप बोलेंगे जीपीएस गलत है, मैं तो अपनी मेमोरी पर ही चलूंगा। या आप बोलेंगे शायद मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं, लेट मी चेक। जिंदगी का जीपीएस क्या है? नया डेटा, नया पर्सपेक्टिव, नया एक्सपीरियंस। और हम में से कितने लोग हैं जो जीपीएस को इग्नोर करके गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तो सही हूं वाली फीलिंग को लूज नहीं करना चाहते। और ये सिर्फ स्मॉल डिसीजंस तक नहीं लिमिटेड है। सोचिए, वो रिलेशनशिप जिसमें आप स्टक हैं लेकिन एडमिट नहीं कर रहे कि इट्स नॉट वर्किंग। वो करियर चॉइस जो आप 10 साल से कर रहे हैं लेकिन आपका हार्ट नहीं है उसमें। वो पॉलिटिकल ओपिनियन जो आपने 5 साल पहले बना ली थी और अब कोई भी काउंटर एविडेंस आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। दोस्तों, व्हाट इफ बीइंग राइट इज एक्चुअली मेकिंग अस रॉन्ग फॉर आवर ओन लाइफ? क्या आपकी अपनी ही सोच आपकी सबसे बड़ी रोक बन चुकी है? और अगर हां, तो क्या हम इस जेल से बाहर आ सकते हैं? चलिए पहले हम इस जेल की स्ट्रक्चर को समझ लें। हमें पहचान लें कि हम कैद कहां हैं, क्योंकि जेल से एस्केप करने का पहला स्टेप यह है कि आप समझें। सच्चाई है जो एडम ग्रांट ने इतनी क्लियरली एक्सप्लेन की है कि सुनकर लगता है जैसे वो हमारे घर की सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। वो सच्चाई ये है, हमारा दिमाग नेचुरली लेजी है। हाँ, आपने सही सुना। हमारा ब्रेन जो इतना पावरफुल है, जो इतना कॉम्प्लेक्स है, वो एक्चुअली कॉग्निटिव शॉर्टकट्स लेता है एनर्जी बचाने के लिए। सोचिए, आप एक नए रेस्टोरेंट में गए, आपने मेन्यू देखा, आपने एक डिश ऑर्डर किया, आपको वो डिश पसंद आया। अब अगली बार जब आप उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्या आप नई डिशेस ट्राई करेंगे या वही पुरानी वाली डिश ऑर्डर करेंगे? ज्यादातर लोग वही पुरानी डिश ऑर्डर करेंगे, क्योंकि ब्रेन सोचता है व्हाई टेक रिस्क, लास्ट टाइम दिस वर्कड। यही कॉन्सेप्ट लाइफ के बड़े डिसीजंस पर भी अप्लाई होता है। मैंने अपने लाइफ में एक पैटर्न नोटिस किया है, आप भी चेक कीजिए।
जब भी मैं कोई नया फोन ले रहा हूं, मैं रिव्यूज देखता हूं, कंपैरिजन करता हूं, लेकिन एक बार जब मैंने डिसीजन ले लिया कि ये सैमसंग अच्छा है, उसके बाद जब भी नया फोन लेना होता है, मैं ऑटोमेटिकली सैमसंग ही देखता हूं, बिना ये सोचे कि क्या एप्पल बेटर हो सकता है, क्या वन प्लस कुछ नया ला रहा है। मेरा ब्रेन बोलता है, अरे लास्ट टाइम तो सैमसंग अच्छा था, इस बार भी वही ले लेते हैं। ये है कॉग्निटिव लेजीनेस, ये है पुरानी आदत का जादू। और आजकल की दुनिया में ये लेजीनेस डेंजरस हो चुकी है, क्योंकि दुनिया बदल रही है इतनी तेजी से कि कल का राइट आंसर आज का रॉन्ग आंसर हो सकता है। एक लेजेंडरी एग्जांपल आपको देता हूं। 2007 की बात है। नोकिया मोबाइल फोन्स का किंग था। उनका मार्केट शेयर 49% था। दुनिया का हर दूसरा फोन नोकिया का था। एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया। स्टीव जॉब्स ने डिक्लेयर किया, वी आर री इन्वेंटिंग द फोन। नोकिया के इंजीनियर्स ने आईफोन टेस्ट किया। उनकी रिपोर्ट क्या थी? आईफोन ड्यूरेबल नहीं है, ग्लास स्क्रीन है, टूट जाएगी, 3G सपोर्ट नहीं करता, कीबोर्ड फिजिकल नहीं है, लोग टाइप नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कंक्लूजन दिया, आईफोन फेल हो जाएगा। और नोकिया अपने पुराने फॉर्मूला पर चलते रहे, क्योंकि वो फॉर्मूला 10 साल से काम कर रहा था। आप जानते हैं आगे क्या हुआ? 2013 तक नोकिया प्रैक्टिकली फिनिश हो चुका था। कंपनी बेचनी पड़ी, 49% से 0 तक का सफर। और क्यों? क्योंकि नोकिया का टॉप मैनेजमेंट थिंक नहीं कर पाया, थिंक अगेन। उन्होंने अज्यूम किया जो हमने सही समझा 2005 में, वो 2007 में भी सही होगा। दोस्तों, आपके अंदर का नोकिया कहां है? आपकी लाइफ की कौन सी अजम्पशंस आपने 5 साल पहले बना ली थी और आज भी आप उन्हें चैलेंज नहीं कर रहे? मुझे याद आता है मेरे पापा का एक लाइन। वो कहते थे, बेटा दुनिया बदल गई है। हमारे टाइम में हम एक कंपनी में 40 साल काम करते थे। आज तुम 4 साल में 4 कंपनियां बदलोगे। लेकिन क्या हमारा थिंकिंग स्टाइल बदला, या हम वही पुरानी मेंटल मॉडल्स यूज कर रहे हैं नई दुनिया के लिए? एडम ग्रांट एक साइकोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं, कंफर्मेशन बायस। हिंदी में इसे समझिए, सही साबित करने की आदत। ये ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें हम सिर्फ वो इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करे। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया टाइम वेस्ट है, तो आप सिर्फ वो आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो सोशल मीडिया के नेगेटिव इफेक्ट्स बताएं। अगर आपको लगता है कि अरेंज मैरिज बेटर है, तो आप सिर्फ सक्सेसफुल अरेंज मैरिज के एग्जांपल्स ढूंढेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा बॉस मुझसे जेलस है, तो आप हर एक्शन को उस लेंस से देखेंगे। और वर्स्ट पार्ट क्या है? हम अनकॉन्शियसली करते हैं ये सब। और ऐसा करने से क्या होता है? हम अपने आप को एक एको चेंबर में कैद कर लेते हैं। वहां सिर्फ हमारी आवाज वापस आती है, वहां नई आवाज नहीं आती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है आप कभी बायस्ड नहीं होते, तो क्या ये आपका पहला बायस हो सकता है? सोचिए जरा, सीरियसली। क्योंकि एडम ग्रांट के रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि जो लोग बोलते हैं मैं तो ऑब्जेक्टिव हूं, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा बायस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बायस का एहसास ही नहीं होता। जैसे एक शराबी को लगता है वो परफेक्टली स्ट्रेट वॉक कर रहा है, उसको दिखता नहीं कि वो लचखड़ा रहा है। दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप भी बायस्ड हैं, मैं भी बायस्ड हूं, हम सब बायस्ड हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि आर वी बायस्ड, क्वेश्चन ये है कि कौन सा बायस हमारे दिमाग पर राज कर रहा है। और ये बायसेस, ये मेंटल शॉर्टकट्स, ये कॉग्निटिव लेजीनेस, इनको हम थिंकिंग स्टाइल्स का नाम दे देते हैं। एडम ग्रांट इन्हें कहते हैं द 3 माइंडसेट्स, या तरीके सोच। और ये 3 ऐसे तरीके हैं जो हमें अपनी ही सोच के जेल में कैद कर देते हैं। आज के बाकी टाइम में हम इन 3 प्रिजनर्स को पहचानेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। पहला प्रिजनर द सोल्जर, जो हर बात को बैटल समझता है। दूसरा प्रिजनर द प्रोसिक्यूटर, जो हर जगह ब्लेम ढूंढता है। तीसरा प्रिजनर द प्रीचर, जो ज्ञान बांटने से कभी थकता नहीं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक काम कहना चाहता हूं। अगर आप अभी तक स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो स्क्रीन पर आ रहा सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि आगे हम जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे वो आपकी जिंदगी को लिटरली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपकी रिलेशनशिप्स, आपका करियर, आपका पर्सनल ग्रोथ, सब कुछ। और हम चाहते हैं कि आप हर नई इंसाइट, हर नई स्टोरी से कनेक्टेड रहें। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मिस ना करें। चलिए अब हम मिलते हैं पहले प्रिजनर से। एक कोल्ड इवनिंग है, आपके घर में फैमिली गैदरिंग है, चाय पी रहे हैं, बातचीत चालू है। फिर किसी ने मेंशन किया पॉलिटिक्स या रिलीजन के बारे में। 1 सेकंड में माहौल चेंज हो जाता है। चाय की गर्मी से ज्यादा बातों में गर्मी आ जाती है। मामा बोलते हैं ये गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही। चचा काउंटर करते हैं, पर पिछली गवर्नमेंट से तो बेटर है ना। फिर बुआ भी ज्वाइन हो जाती हैं और आप देखते रह जाते हैं कि हर कोई अपना पॉइंट प्रूव करने में लगा हुआ है।
कोई किसी की बात सुन नहीं रहा, सब बस बोल रहे हैं। यही है सोल्जर माइंडसेट। एडम ग्रांट इसे डिफाइन करते हैं, अ माइंडसेट वेयर योर ओपिनियन बिकम्स योर आइडेंटिटी एंड एनी चैलेंज टू दैट ओपिनियन फील्स लाइक अ पर्सनल अटैक। हिंदी में समझिए, जब आपकी राय आपकी पहचान बन जाए और कोई अगर उस राय से डिसएग्री करे तो आप उसे अपने ऊपर अटैक समझ लें। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स या रिलीजन तक लिमिटेड नहीं है, यही माइंडसेट हम डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। ऑफिस मीटिंग। दोस्तों सोचिए, दिसंबर की एक कोल्ड इवनिंग है, आपके घर में फैमिली गैदरिंग है, चाय पी रहे हैं, बातचीत चालू है, फिर किसी ने मेंशन किया पॉलिटिक्स या रिलीजन के बारे में। एक सेकंड में माहौल चेंज हो जाता है। चाय की गर्मी से ज्यादा बातों में गर्मी आ जाती है। मामा बोलते हैं, ये गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही। चच्चा काउंटर करते हैं, पर पिछली गवर्नमेंट से तो बेटर है ना। फिर बुआ भी ज्वाइन हो जाती हैं और आप देखते रह जाते हैं कि हर कोई अपना पॉइंट प्रूव करने में लगा हुआ है। कोई किसी की बात सुन नहीं रहा, सब बस बोल रहे हैं। यही है सोल्जर माइंडसेट। एडम ग्रांट इसे डिफाइन करते हैं, अ माइंडसेट वेयर योर ओपिनियन बिकम्स योर आइडेंटिटी एंड एनी चैलेंज टू दैट ओपिनियन फील्स लाइक अ पर्सनल अटैक। हिंदी में समझिए, जब आपकी राय आपकी पहचान बन जाए और कोई अगर उस राय से डिसएग्री करे तो आप उसे अपने ऊपर अटैक समझ लें। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स या रिलीजन तक लिमिटेड नहीं है, यही माइंडसेट हम डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। ऑफिस मीटिंग में अगर कोई आपके आइडिया को क्रिटिसाइज करे, घर में अगर आपकी वाइफ आपके पेरेंटिंग स्टाइल पर सवाल उठाए, फ्रेंड्स के साथ प्लान बन रहा हो और कोई आपके सजेशन से डिसएग्री करे, सोल्जर माइंडसेट वाला इंसान इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाता है। उनका दिमाग सोचता है, हाउ डेयर दे अटैक मी। लेकिन आयरनी ये है कि वो अटैक कर ही नहीं रहे, वो सिंपली अलग ओपिनियन दे रहे हैं। मेरी एक पर्सनल स्टोरी है। 3 साल पहले मैंने एक नई कार ली थी, बहुत रिसर्च किया था, टेस्ट ड्राइव की थी। कॉन्फिडेंटली मैंने सबसे बोला, यही बेस्ट कार है इस बजट में। एक दोस्त आया, उसने कहा, अरे यार इससे अच्छी तो वोक्सवैगन पोलो है, उसका सेफ्टी रेटिंग ज्यादा है। मेरे अंदर क्या हुआ? इंस्टेंट डिफेंसिवनेस। मैं बोला, तुम्हें कार का पता नहीं है, मैंने रिसर्च किया है, पोलो का मेंटेनेंस कॉस्टली है। अगर आप नोटिस करें, मैंने उसके पॉइंट का जवाब नहीं दिया, मैंने उसका कैरेक्टर अटैक किया। तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि सोल्जर माइंडसेट में कॉन्वर्सेशन का पर्पस ट्रुथ फाइंड करना नहीं होता, विक्ट्री हासिल करना होता है। और ये माइंडसेट कैसे डेवलप होता है? चाइल्डहुड से। सोचिए, एक बच्चा स्कूल से आता है, उसने एग्जाम में 95% मार्क्स लाए। पापा कहते हैं, शाबाश बेटा, तुम तो जीनियस हो। और वो बच्चा दिमाग में लिंक बना लेता है, मेरी इंटेलिजेंस इक्वल टू माई आइडेंटिटी। 10 साल बाद जब उसकी वाइफ कहती है, तुम ये फाइनेंशियल डिसीजन गलत ले रहे हो, तो उसको लगता है, तुम कह रही हो मैं बेवकूफ हूं, और फिर लड़ाई शुरू। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सोल्जर माइंडसेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स। जॉब्स जीनियस थे, विजनरी थे, लेकिन वो नोटोरियस थे अपने सोल्जर माइंडसेट के लिए। उन्हें रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड के नाम से जाना जाता था। अगर कोई एम्प्लॉय उनसे डिसएग्री करता तो जॉब्स उन्हें पब्लिकली एम्बैरस करते। उनका फेवरेट लाइन था, यू आर रॉन्ग एंड यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। रिजल्ट, एप्पल के अर्ली ईयर्स में टैलेंटेड एम्प्लॉयज ने कंपनी छोड़ दी, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टेंटली अटैक फील नहीं करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, सोल्जर माइंडसेट का सबसे डेंजरस इफेक्ट क्या है? इट स्टॉप्स लर्निंग। जब आप हर कॉन्वर्सेशन को बैटलफील्ड समझ लें, तो आपके लिए लर्निंग की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है। आप सिर्फ फाइटिंग मोड में रहते हैं। और आजकल के सोशल मीडिया ने तो इसे एपिडेमिक बना दिया है। ट्विटर पे देखिए, हर कमेंट सेक्शन एक वॉर जोन है। लोग एविडेंस ढूंढने नहीं जाते, पॉइंट स्कोर करने जाते हैं। आप खुद से एक सवाल पूछिए आज रात, कल पूरे दिन में कितनी बार आप सोल्जर बन गए? कितनी बार आपने किसी की बात को पर्सनल अटैक समझा, जबकि वो बस अलग ओपिनियन था? और ये सोल्जर अकेले नहीं आता, उसके साथ आता है उसका पार्टनर इन क्राइम। मॉर्निंग की बात है, ऑफिस की मीटिंग चल रही है, प्रोजेक्ट डिले हो गया है, क्लाइंट अपसेट है। अब मीटिंग का एजेंडा क्या होता है? सॉल्यूशन फाइंड करना? नहीं, मीटिंग का एजेंडा होता है कौन जिम्मेदार है। मैनेजर बोलते हैं, मार्केटिंग टीम ने टाइमलाइन डिलीवर नहीं की। मार्केटिंग हेड बोलता है, सेल्स टीम ने रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं किए। सेल्स वाला बोलता है, प्रोडक्ट टीम ने फीचर्स इनकम्प्लीट डिलीवर किए। और ऐसे चलता रहता है, ब्लेम गेम। यही है प्रोसिक्यूटर माइंडसेट। इस माइंडसेट में रहने वाला इंसान हर सिचुएशन में एक कल्प्रिट ढूंढता है। उसका दिमाग कॉन्स्टेंटली पूछता है, हुज फॉल्ट इज दिस? और वर्स्ट पार्ट, प्रोसिक्यूटर ऑफन फाइंड्स द कल्प्रिट आउटसाइड हिमसेल्फ। एडम ग्रांट कहते हैं, द प्रोसिक्यूटर डजंट वांट जस्टिस, ही वांट्स अ वर्डिक्ट ऑफ गिल्टी। रियल लाइफ में हम इसे ब्लेम गेम कहते हैं, लेकिन ये सिंपल ब्लेम गेम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। प्रोसिक्यूटर माइंडसेट का एक क्लासिक इंडियन एग्जाम्पल है लोग क्या कहेंगे वाला मेंटालिटी। सोचिए, आपने अपने ड्रीम करियर चूज किया, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स कहते हैं लोग क्या कहेंगे,
पढ़े लिखे हो, आर्टिस्ट बन जाओगे। यहाँ लोग वो इमेजिनरी प्रोसिक्यूटर है जो कॉन्स्टेंटली आपको गिल्टी फील करवा रहा है। और हम सब के अंदर ये प्रोसिक्यूटर कभी कभी इतना पावरफुल हो जाता है कि हम खुद को प्रोसिक्यूट करने लगते हैं। मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, डिप्रेशन से जूझ रहा स्टूडेंट सोचता है मैं कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं। एंजाइटी सफरर सोचता है मेरी प्रॉब्लम खुद मेरी गलती है, मैं ही इतना सेंसिटिव हूं। यही प्रोसिक्यूटर माइंडसेट है जो इंटरनल हो चुका है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक शॉकिंग डेटा है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने स्टडी की थी व्हाई प्रोजेक्ट्स फेल। 84% प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं पुअर कम्युनिकेशन की वजह से, लेकिन 90% मैनेजर्स ब्लेम देते हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉइज को। उसने एफर्ट नहीं किया, वो कॉम्पिटेंट नहीं था। प्रोसिक्यूटर माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को खराब कर देता है। लोग रिस्क लेना बंद कर देते हैं क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो वो ब्लेम की लाइन में खड़े हो जाएंगे। और रिलेशनशिप्स, ओ दोस्तों, प्रोसिक्यूटर माइंडसेट रिलेशनशिप्स को क्या करता है, वो अलग ही लेवल का डिस्ट्रक्शन है। मेरी एक फ्रेंड की शादी को 5 साल हो गए थे। उनकी प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन की। दोनों बिजी थे करियर्स में। जब भी कोई प्रॉब्लम आती, हस्बैंड बोलते तुम टाइम ही नहीं देती घर के लिए, वाइफ बोलती तुम समझते ही नहीं कि मैं कितना प्रेशर में हूं। 10 साल तक ये चलता रहा, प्रोसिक्यूटर वर्सेस प्रोसिक्यूटर, हर एक दूसरे को गिल्टी प्रूव करने में लगा हुआ। रिजल्ट, लास्ट ईयर उनका डिवोर्स हो गया। 15 साल की रिलेशनशिप प्रोसिक्यूटर माइंडसेट ने खा ली। और ये तब भी होता है जब एक्चुअली कोई गिल्टी हो। प्रोसिक्यूटर माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, सिर्फ पनिशमेंट ढूंढता है। सोचिए आपका बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है। प्रोसिक्यूटर पेरेंट बोलेंगे तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हारा फ्यूचर खराब कर दोगे। स्काउट पेरेंट कहेंगे चलो देखते हैं क्या चैलेंजेस थे, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दोनों में फर्क समझिए, प्रोसिक्यूटर पास्ट में रहता है, स्काउट फ्यूचर को देखता है। और अब जब सोल्जर और प्रोसिक्यूटर ने आपकी मेंटल एनर्जी एग्जॉस्ट कर दी है, तब एंट्री होती है तीसरे प्रिजनर की, जो आपको कन्विंस करेगा कि आपके पास सब सॉल्यूशंस हैं, जबकि आपके पास सिर्फ एको है। ज्ञान बताता रहता है। इंडियन वेडिंग्स या फैमिली फंक्शंस का एक मस्ट हैव कैरेक्टर होता है। वो अंकल जो हर डिस्कशन में घुस जाते हैं, हर टॉपिक पर उनका ओपिनियन होता है। इकोनॉमिक्स हो या क्रिकेट, पॉलिटिक्स हो या पेरेंटिंग, अंकल जी को सब आता है। आप पूछते हैं अंकल आजकल के स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं? अंकल जी जिन्होंने कभी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया कॉन्फिडेंटली बता देंगे, सी ये मोदी जी का इंपैक्ट है और आरबीआई का ये वो। यही है प्रीचर माइंडसेट। एडम ग्रांट इसे डिफाइन करते हैं, द नीड टू बी सीन एज राइट, नॉलेजेबल एंड अथॉरिटेटिव इवन एट द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लर्निंग। प्रीचर को ट्रूथ से मतलब नहीं होता, प्रीचर को अपने इमेज से मतलब होता है। मैं एक्सपर्ट दिखना चाहता हूं। और आज के डिजिटल एज में हम सब थोड़े बहुत प्रीचर बन गए हैं। सोचिए लिंक्डइन पे हम मोटिवेशनल कोट्स डालते हैं जो हम खुद फॉलो नहीं करते। ट्विटर पे हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं जिसके लिए हमारे पास डेटा नहीं होता। फैमिली गैदरिंग में हम पेरेंटिंग एडवाइस देते हैं जबकि हमारे खुद के बच्चे प्रॉब्लमैटिक हैं। प्रीचर माइंडसेट का एक डेंजरस वर्जन है द इंस्टेंट एक्सपर्ट। कोविड पैंडेमिक के टाइम देख लीजिए, मार्च 2020 में हम में से कितने लोग वायरोलॉजी के एक्सपर्ट्स बन गए। कितने लोग कॉन्फिडेंटली बताने लगे ये लैब लीक है या ये बायो वेपन है, और वो भी WHO से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। प्रीचर माइंडसेट का रूट क्या है? इनसिक्योरिटी। जिन लोगों को एक्चुअली नॉलेज नहीं होती उन्हें ज्यादा प्रूफ करना होता है कि उनके पास नॉलेज है। मैंने एक फैसिनेटिंग स्टडी पढ़ी थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि कौन से स्टूडेंट्स क्लास में ज्यादा बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे जो सबसे इंटेलिजेंट होंगे। नहीं दोस्तों, रिजल्ट था जो स्टूडेंट्स एक्चुअली कम जानते थे वो ज्यादा बोलते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था कि अगर मैंने नहीं बोला तो लोग सोचेंगे मैं बेवकूफ हूं। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। कॉर्पोरेट मीटिंग्स में देखिए, जो एम्प्लॉय सबसे ज्यादा बोलते हैं ऑफन वही सबसे कम कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन प्रीचर माइंडसेट का सबसे ट्रैजिक एस्पेक्ट क्या है? इट स्टॉप्स द प्रीचर फ्रॉम लर्निंग। जब आप प्रीचर हैं तो आपकी प्रायोरिटी है बताना, सिखाना नहीं। और जब आप सिखाना चाहते हैं तब आप खुद नहीं सीख पाते। मुझे याद आता है मेरे कॉलेज का एक प्रोफेसर, ब्रिलियंट आदमी थे, PhD की थी, 30 साल टीचिंग एक्सपीरियंस। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो क्लास में सिर्फ खुद ही बोलते थे। स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को वो इंटरप्शन समझते थे। एक दिन मैंने पूछा, सर ये कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इंडस्ट्री में? उन्होंने जवाब दिया, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, जस्ट ट्रस्ट मी। 10 साल बाद जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मुझे पता चला कि वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली आउटडेटेड था। नए रिसर्च में उसकी लिमिटेशंस एक्सपोज हो चुकी थी। लेकिन मेरे प्रोफेसर अभी भी वही पढ़ा रहे थे, क्योंकि प्रीचर बनने के चक्कर में वो लर्नर नहीं बन पाए। और हम सबके साथ ऐसा होता है ना। कितनी बार हम अपने फ्रेंड्स को एडवाइस देते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में, जबकि खुद हमारी रिलेशनशिप्स डिसफंक्शनल है। कितनी बार हम लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं हाउ टू बी प्रोडक्टिव, जबकि खुद हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं।
प्रीचर माइंडसेट हमें हिपोक्रेट बना देता है। हम दूसरों को वो चीज सिखाते हैं जो खुद प्रैक्टिस नहीं करते। और अब सोचिए, सोल्जर, प्रोसिक्यूटर, प्रीचर, ये तीनों प्रिजनर्स मिलकर क्या करते हैं? यही तीनों मिलकर बनाते हैं ईगो। ईगो जो कहती है मैं सही हूं, ईगो जो कहती है तुम गलत हो, ईगो जो कहती है मुझे सब आता है। और ईगो लर्निंग की सबसे बड़ी एनिमी है। तो अब सवाल ये है, इन तीनों प्रिजनर्स से छुटकारा कैसे पाएं? इनकी जेल से एस्केप कैसे करें? क्योंकि दोस्तों, एस्केप रूट पॉसिबल है। एस्केप रूट है और उसका नाम है स्काउट माइंडसेट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कन्फेशन करना चाहता हूं। जब मैंने ये बुक पहली बार पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद इन तीनों प्रिजनर्स का मिक्सचर हूं। ऑफिस मीटिंग्स में मैं सोल्जर बन जाता हूं, घर की प्रॉब्लम्स में मैं प्रोसिक्यूटर बन जाता हूं और फ्रेंड्स के साथ मैं प्रीचर बन जाता हूं। और इसी वजह से मैं 35 साल की उम्र तक भी नहीं सीख पा रहा था जो मैं 25 साल की उम्र में सीख सकता था। अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, हम सब इसी जेल में हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस जेल की चाबी हमारे पास ही है। हम खुद अपने जेलर हैं और हम खुद अपने लिबरेटर भी बन सकते हैं। और अगले सेगमेंट में हम एग्जैक्टली वही सीखेंगे। कैसे बनाएं स्काउट माइंडसेट, कैसे करें ईगो को साइड, कैसे बनाएं एटर्नल लर्नर। लेकिन इससे पहले, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ, ये तो मेरी ही बात हो रही है, तो एक काम कीजिए, स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे हम जो टूल्स डिस्कस करेंगे वो आपकी जिंदगी के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की ये जर्नी कंप्लीट हो। आप स्टार्ट से एंड तक हमारे साथ रहें। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और थोड़ी देर में हम मिलते हैं स्काउट माइंडसेट। 19th सेंचुरी की बात है। यूरोप के मैप्स में अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा ब्लैंक था। टेरा इनकॉग्निटा लिखा रहता था, अननोन लैंड। एक्सप्लोरर्स इस ब्लैंक स्पेस को भरना चाहते थे, लेकिन दो टाइप्स के एक्सप्लोरर थे। पहले टाइप के एक्सप्लोरर कॉन्करर्स, उनका मोटो था आई क्लेम दिस लैंड फॉर माई किंग। वो जहां जाते फ्लैग गाड़ देते, डिक्लेयर कर देते ये मेरा है। दूसरे टाइप के एक्सप्लोरर सर्वेयर्स, उनका काम था लेट मी अंडरस्टैंड दिस लैंड, लेट मी मैप इट एक्यूरेटली। वो सैंपल्स कलेक्ट करते, मेजरमेंट्स लेते, ऑब्जर्वेशंस नोट करते। एडम ग्रांट कहते हैं हमारी थिंकिंग भी एग्जैक्टली ऐसी ही है। सोल्जर, प्रोसिक्यूटर, प्रीचर, ये है कॉन्करर माइंडसेट। इनका काम है क्लेम करना, डिफेंड करना, प्रूव करना। स्काउट, ये है सर्वेयर माइंडसेट। स्काउट का काम है समझना, एक्सप्लोर करना, मैप बनाना। और ये डिफरेंस सिर्फ सिमेंटिक नहीं है, ये फंडामेंटल डिफरेंस है अप्रोच का। स्काउट माइंडसेट की डेफिनेशन में एडम ग्रांट कहते हैं द स्काउट्स गोल इजंट टू डिफेंड अ टेरिटरी, इट्स टू गो आउट, सर्वे द लैंड एंड कम बैक विद द मोस्ट एक्यूरेट मैप पॉसिबल। हिंदी में समझिए, स्काउट की प्रायोरिटी सच है, सोल्जर की प्रायोरिटी विक्ट्री है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे बने स्काउट? चलिए मैं आपको बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, अपने इंटेंशन को चेक करें। किसी भी डिस्कशन, डिबेट या डिसीजन से पहले खुद से पूछिए कि मेरा इंटेंशन क्या है। क्या मैं जीतना चाहता हूं या मैं समझना चाहता हूं? ये एक सिंपल क्वेश्चन आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है। ऑफिस मीटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। आपका कॉलीग आपके प्रोजेक्ट प्लान को क्रिटिसाइज कर रहा है। सोल्जर माइंडसेट में आप सोचोगे कैसे इसको शट करूं, कैसे प्रूव करूं मैं सही हूं। स्काउट माइंडसेट में आप सोचोगे इंटरेस्टिंग, शायद इसके पास कोई पर्सपेक्टिव है जो मेरे पास नहीं है, लेट मी अंडरस्टैंड। इंटेंशन चेंज हो गया, अप्रोच ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। स्टेप 2, आई माइट बी रॉन्ग को डिफॉल्ट सेटिंग बना लें। दोस्तों, ये सबसे पावरफुल टूल है और ये वीकनेस नहीं है, ये सुपर पावर है। हर ओपिनियन, हर बिलीफ। दोस्तों, एक कहानी सुनिए। 19th सेंचुरी की बात है। यूरोप के मैप्स में अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा ब्लैंक था। टेरा इनकॉग्निटा लिखा रहता था, अननोन लैंड। एक्सप्लोरर्स इस ब्लैंक स्पेस को भरना चाहते थे, लेकिन दो टाइप्स के एक्सप्लोरर थे। पहले टाइप के एक्सप्लोरर कॉन्करर्स, उनका मोटो था आई क्लेम दिस लैंड फॉर माई किंग। वो जहां जाते फ्लैग गाड़ देते, डिक्लेयर कर देते ये मेरा है। दूसरे टाइप के एक्सप्लोरर सर्वेयर्स, उनका काम था लेट मी अंडरस्टैंड दिस लैंड, लेट मी मैप इट एक्यूरेटली। वो सैंपल्स कलेक्ट करते, मेजरमेंट्स लेते, ऑब्जर्वेशंस नोट करते। एडम ग्रांट कहते हैं हमारी थिंकिंग भी एग्जैक्टली ऐसी ही है। सोल्जर, प्रोसिक्यूटर, प्रीचर, ये है कॉन्करर माइंडसेट। इनका काम है क्लेम करना, डिफेंड करना, प्रूव करना। स्काउट, ये है सर्वेयर माइंडसेट। स्काउट का काम है समझना, एक्सप्लोर करना, मैप बनाना। और ये डिफरेंस सिर्फ सिमेंटिक नहीं है, ये फंडामेंटल डिफरेंस है अप्रोच का।
स्काउट माइंडसेट की डेफिनेशन में एडम ग्रांट कहते हैं, द स्काउट्स गोल isn't टू डिफेंड अ टेरिटरी, इट्स टू गो आउट, सर्वे द लैंड एंड कम बैक विद द मोस्ट एक्यूरेट मैप पॉसिबल। हिंदी में समझिए, स्काउट की प्रायोरिटी सच है, सोल्जर की प्रायोरिटी विक्ट्री है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे बने स्काउट? चलिए मैं आपको बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, अपने इंटेंशन को चेक करें। किसी भी डिस्कशन, डिबेट या डिसीजन से पहले खुद से पूछिए कि मेरा इंटेंशन क्या है? क्या मैं जीतना चाहता हूं या मैं समझना चाहता हूं? ये एक सिंपल क्वेश्चन आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है। ऑफिस मीटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। आपका कॉलीग आपके प्रोजेक्ट प्लान को क्रिटिसाइज कर रहा है। सोल्जर माइंडसेट में आप सोचोगे, कैसे इसको शट करूं, कैसे प्रूव करूं मैं सही हूं। स्काउट माइंडसेट में आप सोचोगे, इंटरेस्टिंग, शायद इसके पास कोई पर्सपेक्टिव है जो मेरे पास नहीं है, लेट मी अंडरस्टैंड। इंटेंशन चेंज हो गया, अप्रोच ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। स्टेप 2, आई माइट बी रॉन्ग को डिफॉल्ट सेटिंग बना लें। दोस्तों, ये सबसे पावरफुल टूल है और ये वीकनेस नहीं है, ये सुपर पावर है। हर ओपिनियन, हर बिलीफ, हर अजम्पशन के आगे मेंटली ऐड करें, बट आई माइट बी रॉन्ग। एग्जाम्पल, मेरा बॉस मुझसे जेलस है, बट आई माइट बी रॉन्ग। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेस्ट है, बट आई माइट बी रॉन्ग। मेरी वाइफ मेरी बात नहीं समझती, बट आई माइट बी रॉन्ग। यही 3 वर्ड्स, आई माइट बी रॉन्ग, आपको सोल्जर से स्काउट बना देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एडमिट करते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, तब आपके लिए नई इंफॉर्मेशन रिसीव करने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और ये सिर्फ इंटरनल डायलॉग नहीं है, आप एक्चुअली बोल भी सकते हैं। मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था अपनी टीम के साथ। मैं मैनेजर हूं। एक मीटिंग में मैंने बोला, मेरा ये प्लान है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर आपको कोई बेटर आइडिया है, प्लीज बताइए। रिजल्ट शॉकिंग था। जो एम्प्लॉइज नॉर्मली क्वाइट रहते थे, उन्होंने आइडियाज दिए। जो नॉर्मली डिफेंसिव होते थे, उन्होंने कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें परमिशन दे दी थी कि वो मुझे गलत साबित कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और कॉमन मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। स्काउट माइंडसेट डजंट मीन हैविंग नो ओपिनियंस। नहीं दोस्तों, स्काउट के पास भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि स्काउट अपने ओपिनियंस को टेम्पररी समझता है, प्रोविजनल, जब तक बेटर एविडेंस ना आए। जैसे एक साइंटिस्ट के पास हाइपोथेसिस होती है, स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस, लेकिन वो उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड होता है। अगर रिजल्ट्स उसके हाइपोथेसिस के अगेंस्ट आए तो वो अपसेट नहीं होता, वो एक्साइटेड होता है, वाओ, कुछ नया सीखने को मिला। आप भी ऐसा ही सोचिए। आपकी बिलीफ्स, आपकी ओपिनियंस, ये आपके टेम्पररी हाइपोथेसिस है, रियलिटी के टेस्ट से गुजरना है। और ये माइंडसेट डेवलप करने का सबसे बेहतर तरीका है, रोल मॉडल्स ढूंढिए जिन्हें गलत साबित होने में मजा आता है। हिस्ट्री में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। मैरी क्यूरी का एग्जाम्पल लेते हैं, नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली वुमन। फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता, फिर केमिस्ट्री में भी जीता। उनकी डॉटर ने उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि क्यूरी को लैब में एक्सपेरिमेंट फेल होने पर कितना मजा आता था। वो कहती थी, एवरी फेल्ड एक्सपेरिमेंट टीचेस मी व्हाट डजंट वर्क, दैट ब्रिंग्स मी क्लोजर टू व्हाट डज। और आज के टाइम का एक बेस्ट एग्जाम्पल है इलॉन मस्क। इलॉन का एक फेमस कोट है, फेलियर इज एन ऑप्शन हियर, इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। स्पेसएक्स के अर्ली रॉकेट्स फेल होते थे, पब्लिकली मीडिया उनका मजाक उड़ाती थी, लेकिन मस्क हर फेलियर से सीखते थे, हर एक्सप्लोजन से नया डेटा मिलता था, और आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे एडवांस्ड रॉकेट कंपनी है। दोस्तों, सोचिए आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है जब आपका कोई अजम्पशन फेल हुआ हो और आप एक्चुअली एक्साइटेड हो गए हो, वाओ, मैंने आज कुछ नया सीखा। अगर नहीं तो आप अभी तक सोल्जर माइंडसेट में हैं। और अब मैं आपको स्काउट माइंडसेट का एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताता हूं जो मैं रोज करता हूं, द डेली रॉन्ग जर्नल। रोज रात को 5 मिनट खुद से पूछिए, आज मैं किस चीज में गलत था, उस गलती से मैंने क्या सीखा, कल मैं क्या अलग करूंगा। शुरू में आपको लगा कि आपको कोई गलती नहीं मिल रही, क्योंकि हम अपनी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद आप नोटिस करेंगे कि आप एक्चुअली रोज किसी न किसी चीज में गलत होते हैं, और ये अवेयरनेस ही स्काउट बनने की पहली सीढ़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, अगर हम हमेशा डाउट करते रहे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सक्सेसफुल लोग तो कॉन्फिडेंट होते हैं ना। दोस्तों, यहाँ पर हम एक बहुत ही डेंजरस कंफ्यूजन में फंसे हैं। हम समझते हैं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस को सेम चीज, लेकिन ये दोनों अलग हैं, बहुत अलग। जैसे मेडिसिन और पॉइजन अलग होते हैं, लेकिन दोनों लिक्विड होते हैं, और ये डिफरेंस समझना आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल हो सकती है।
स्वीडन में रिसर्चर्स ने 1000 कार ड्राइवर से पूछा, आप अपने ड्राइविंग स्किल्स को रेट करें, एवरेज ड्राइवर से कंपेयर करें। रिजल्ट क्या आया? 80% ड्राइवर्स ने बोला, मैं एवरेज से बेटर ड्राइवर हूं। मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है ये। 80% लोग एवरेज से बेटर नहीं हो सकते। ये है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, और ये हम सब में है। एडम ग्रांट कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज कंफर्ट विद अनसर्टेनिटी, ओवर कॉन्फिडेंस इज कंफर्ट विद सर्टेनिटी। कॉन्फिडेंट इंसान कहता है, आई थिंक दिस विल वर्क बट आई एम ओपन टू बीइंग रॉन्ग। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान कहता है, दिस विल डेफिनेटली वर्क, आई एम श्योर। और ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें कहां ले जाती है? पुअर डिसीजंस की तरफ। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। उसका एक बड़ा रीजन था इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का ओवर कॉन्फिडेंस। रियल एस्टेट प्राइसेस ऑलवेज गो अप, इट्स अ श्योर थिंग। और हम इंडिविजुअल लेवल पर भी ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं। यही बिजनेस आइडिया पक्का चलेगा, बिना प्रॉपर रिसर्च किए। यही शादी कर लूंगा, लाइफ सेट हो जाएगी, बिना कंपैटिबिलिटी चेक किए। यही स्टॉक 100% ऊपर जाएगा, बिना एनालिसिस किए। और जब रिजल्ट ऑपोजिट आता है तो हम शॉक्ड होते हैं, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? गलती ओवर कॉन्फिडेंस में थी, कॉन्फिडेंस में नहीं। अब सवाल यह है, कैसे पता चले कि हम कॉन्फिडेंट हैं या ओवर कॉन्फिडेंट? एडम ग्रांट एक सिंपल टेस्ट बताते हैं। खुद से पूछिए, हाउ डू आई नो इफ आई एम रॉन्ग? अगर आपके पास इस सवाल का क्लियर जवाब है तो आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। एग्जाम्पल, आप कहते हैं मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट हो जाएगा। कॉन्फिडेंट फाउंडर कहेंगे, अगर फर्स्ट 100 कस्टमर्स में से 70 ने रिपीटेडली परचेज नहीं किया तो मेरा अजम्पशन गलत है। ओवर कॉन्फिडेंट फाउंडर कहेंगे, कस्टमर समझ नहीं रहे, थोड़ा टाइम लगेगा। नोटिस किया डिफरेंस? कॉन्फिडेंट इंसान के पास फेलियर की क्लियर डेफिनेशन होती है। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान फेलियर को रीडिफाइन करता है ताकि वो कभी गलत ना लगे। और ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें कहां ले जाती है? पुअर डिसीजंस की तरफ। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। उसका एक बड़ा रीजन था इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का ओवर कॉन्फिडेंस। रियल एस्टेट प्राइसेस ऑलवेज गो अप, इट्स अ श्योर थिंग। और हम इंडिविजुअल लेवल पर भी ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं। यही बिजनेस आइडिया पक्का चलेगा, बिना प्रॉपर रिसर्च किए। यही शादी कर लूंगा, लाइफ सेट हो जाएगी, बिना कंपैटिबिलिटी चेक किए। यही स्टॉक 100% ऊपर जाएगा, बिना एनालिसिस किए। और जब रिजल्ट ऑपोजिट आता है तो हम शॉक्ड होते हैं, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? गलती ओवर कॉन्फिडेंस में थी, कॉन्फिडेंस में नहीं। अब सवाल यह है, कैसे पता चले कि हम कॉन्फिडेंट हैं या ओवर कॉन्फिडेंट? एडम ग्रांट एक सिंपल टेस्ट बताते हैं। खुद से पूछिए, हाउ डू आई नो इफ आई एम रॉन्ग? अगर आपके पास इस सवाल का क्लियर जवाब है तो आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। एग्जाम्पल, आप कहते हैं मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट हो जाएगा। कॉन्फिडेंट फाउंडर कहेंगे, अगर फर्स्ट 100 कस्टमर्स में से 70 ने रिपीटेडली परचेज नहीं किया तो मेरा अजम्पशन गलत है। ओवर कॉन्फिडेंट फाउंडर कहेंगे, कस्टमर समझ नहीं रहे, थोड़ा टाइम लगेगा। नोटिस किया डिफरेंस? कॉन्फिडेंट इंसान के पास फेलियर की क्लियर डेफिनेशन होती है। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान फेलियर को रीडिफाइन करता है ताकि वो कभी गलत ना लगे। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये ओवर कॉन्फिडेंस कहां दिखती है? सबसे ज्यादा लोग क्या कहेंगे वाली थिंकिंग के अगेंस्ट डिसीजंस लेने में। पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, सेफ करियर है। कॉन्फिडेंस से? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस से। क्योंकि उनके पास डेटा नहीं है कि एक्चुअली कितने इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं, कितने डॉक्टर्स डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। उनका अजम्पशन है यही बेस्ट है, बिना एक्चुअल रिसर्च किए। और अब मैं आपको एक साइकोलॉजिकल टर्म बताता हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये इफेक्ट कहता है कि जो लोग कम जानते हैं वो अपनी नॉलेज को ओवर एस्टिमेट करते हैं, और जो लोग ज्यादा जानते हैं वो अपनी नॉलेज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे एक बिगिनर गिटार प्लेयर कॉन्फिडेंटली स्टेज पे चढ़ जाता है, उसको लगता है उससे सब आता है। और एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट परफॉर्मेंस से पहले नर्वस होता है, उसको पता होता है कितना कुछ सीखना बाकी है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको सब आता है तो शायद आप डनिंग क्रूगर इफेक्ट के विक्टिम हो। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता तो शायद आप एक्चुअली नॉलेजेबल हो। ये पैराडॉक्सिकल है लेकिन ट्रू है।
अब प्रैक्टिकल लेवल पर हेल्दी कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें? एडम ग्रांट एक फॉर्मूला बताते हैं। कॉन्फिडेंस प्लस क्यूरियोसिटी इज इक्वल टू ग्रोथ। कॉन्फिडेंस अकेले इज इक्वल टू ओवर कॉन्फिडेंस। क्यूरियोसिटी अकेले इज इक्वल टू पैरालिसिस। कॉन्फिडेंस प्लस क्यूरियोसिटी इज इक्वल टू हेल्दी ग्रोथ। इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट हो कि आप सीख सकते हो और क्यूरियस हो कि आज क्या नया सीख सकते हो। मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था जब मैंने ये फॉर्मूला अपनाया। मैं एक राइटर हूं। 5 साल पहले मैं कॉन्फिडेंटली लिखता था। मुझे लगता था मैं अच्छा लिख लेता हूं। एक दिन मेरी एडिटर ने मेरी राइटिंग क्रिटिसाइज की। नॉर्मली मैं सोल्जर बन जाता, डिफेंसिव हो जाता, लेकिन उस दिन मैंने अपने आप से पूछा, व्हाट इफ शी इज राइट? व्हाट इफ आई कैन एक्चुअली इंप्रूव? मैंने उससे पूछा, स्पेसिफिकली कहां इंप्रूव करूं? उसने 10 पॉइंट्स बताए। हर पॉइंट सुनकर मेरी ईगो हर्ट हुई, लेकिन मैंने क्यूरियोसिटी को प्रायोरिटी दी। 3 महीने बाद मेरी राइटिंग नोटिसेबली इंप्रूव हो गई। रीडर्स ने नोटिस किया, एंगेजमेंट बढ़ गया। अगर मैं सोल्जर बन जाता तो मैं वहीं स्टक रह जाता। और आपकी लाइफ में आप किस फील्ड में कॉन्फिडेंट है और क्या आप उस फील्ड में क्यूरियस भी है? अगर नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस शायद ओवर कॉन्फिडेंस है। और ये स्काउट माइंडसेट, ये कॉन्फिडेंस प्लस क्यूरियोसिटी का कॉम्बिनेशन, ये आपको ले जाएगा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। क्योंकि स्काउट बनने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी बहुत सी बिलीव्स जो आपने सालों से पकड़ी हुई थी वो एक्चुअली गलत थी। और वहां शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन का सफर, द आर्ट ऑफ अनलर्निंग। और ये अनलर्निंग आपको करना होगा सबसे पहले आपके करियर में, क्योंकि आपका करियर, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आपकी आइडेंटिटी, सब कुछ इसी पर डिपेंडेंट है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप अभी तक स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि आगे हम जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे वो स्पेसिफिकली आपके करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ के बारे में है। और ये कॉन्सेप्ट्स आपको अपने फ्रेंड्स से अलग बना देंगे, आपको उन लोगों से आगे ले जाएंगे जो अभी भी सोल्जर, प्रोसिक्यूटर, प्रीचर माइंडसेट में फंसे हैं। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और थोड़ी देर में हम मिलते हैं करियर कि हम करियर के बारे में क्या अज्यूम करते हैं। जैसे कि एक फील्ड चूज करो, उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, फिर उसी में 40 साल काम करो। ये फॉर्मूला 1970s के लिए काम करता था। 2024 में ये फॉर्मूला करियर सुसाइड है। और इसी फॉर्मूला को चैलेंज करता है एडम ग्रांट थिंक अगेन में। वो कहते हैं, करियर इजंट अ लैडर टू क्लाइंब, इट्स अ जंगल जिम टू एक्सप्लोर। हिंदी में समझिए, करियर एक लैडर नहीं है जिसे आप सीधा चढ़ना है। करियर एक जंगल जिम है जहां आप डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकते हैं। अप, डाउन, साइडवेज सब अलाउड है। लेकिन हमें ये क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारे दिमाग में एक डेंजरस अजम्पशन फिक्स हो गया है दैट करियर चेंज मीन्स फेलियर। एक स्टोरी सुनिए। मेरे एक दोस्त की है, राजीव। राजीव IIT से इंजीनियर बना। 8 साल इन्फोसिस में काम किया। अच्छा पैकेज, कार, फ्लैट, सब कुछ। लेकिन हर संडे को वो डिप्रेस्ड फील करता। ऑफिस जाने से पहले संडे नाइट एंजाइटी अटैक्स आते थे। एक दिन उसने अपनी वाइफ से कहा, मुझे लगता है मैं गलत फील्ड में हूँ। वाइफ ने कहा, तुम पागल हो, IIT की डिग्री है, अच्छी सैलरी है, सब लोग तुमसे जेलस हैं। अब तुम शेफ बनना चाहते हो। राजीव ने 2 साल स्ट्रगल किया। फाइनली 35 की उम्र में उसने रेस्टोरेंट खोला, कुकिंग क्लासेस ली, स्मॉल बिगिनिंग की। आज वो मुंबई के टॉप 10 रेस्टोरेंट्स में से एक चला रहा है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो एक्चुअली हैप्पी है। उसके सारे IIT फ्रेंड्स उसे इनिशियली पागल समझते थे। आज वो उससे करियर एडवाइस मांगते हैं। एडम ग्रांट के रिसर्च में ऐसा बहुत कुछ है। वो कहते हैं, द पीपल हु आर मोस्ट सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन आर नॉट दोज हु पिक द राइट करियर अर्ली, दे आर दोज हु आर विलिंग टू रीथिंक देयर करियर मल्टीपल टाइम्स। और ये विलिंगनेस, ये रेडीनेस टू पिवट, ये एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि आज का जॉब मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। AI आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, जॉब्स जो आज हैं कल नहीं होंगे। अगर आप अपने करियर को एक फिक्स्ड लैडर समझ रहे हैं तो आप रिस्क में हैं। अगर आप उसे जंगल जिम समझ रहे हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि कैसे करें करियर रीथिंक। एडम ग्रांट एक प्रैक्टिकल टूल बताते हैं, द ईयरली करियर ऑडिट। हर साल अपने बर्थडे के आसपास 5 सवाल पूछिए खुद से, क्या मैं अब भी वही सीख रहा हूं जो 5 साल पहले सीख रहा था? अगर हाँ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपकी लर्निंग कर्व फ्लैट हो गई है तो आप स्टैग्नेंट हो रहे हैं। दूसरा, अगर मैं आज जॉब छोड़ दूं तो क्या मेरे पास ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, यानी ऐसी स्किल्स जो दूसरी इंडस्ट्री में भी काम आए, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप। तीसरा, मेरा काम मुझे इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करता है या इमोशनली ड्रेन करता है।
हर जॉब में स्ट्रेस होता है, लेकिन डिफरेंस है चैलेंज और बर्नआउट में। चौथा, क्या मैं अपने काम से प्राउड हूं? नॉट जस्ट सेटिस्फाइड बट एक्चुअली प्राउड कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन है दुनिया में। पांचवा, अगर मैं अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट कर सकता तो क्या मैं फिर से यही करियर चूज करता? अगर जवाब नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो? दोस्तों, मैं खुद ये ऑडिट हर साल करता हूं और 2019 में जब मैंने ये क्वेश्चंस पूछे तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि मैं कंटेंट राइटर से स्क्रिप्ट राइटर की तरफ शिफ्ट कर सकता हूं। अगर मैं रीथिंक नहीं करता तो आज मैं वहीं स्टक होता। और यही रीथिंक की इनेबिलिटी लोगों को करियर मिड लाइफ क्राइसिस में ले जाती है। 40 साल की उम्र में सडन रियलाइजेशन। मैंने 20 साल काम किया लेकिन कुछ अचीव नहीं किया जो एक्चुअली मैटर करता है। और तब चेंज करना डिफिकल्ट होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, EMIs हैं, फैमिली प्रेशर है। इसीलिए एडम ग्रांट कहते हैं, डोंट वेट फॉर अ क्राइसिस टू रीथिंक, मेक रीथिंकिंग अ हैबिट। और इस हैबिट की शुरुआत आप एक स्मॉल स्टेप से कर सकते हैं। करियर एक्सपेरिमेंट्स। सोचिए आप इंजीनियर हैं, आपको लगता है आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है। करियर एक्सपेरिमेंट क्या होगा? वीकेंड पे कोचिंग देना शुरू करें, ऑनलाइन कोर्सेज डिजाइन करें, पार्ट टाइम। आपको पता चल जाएगा विद इन मंथ्स कि आपको एक्चुअली टीचिंग पसंद है या नहीं। रिस्क मिनिमल है, लर्निंग मैक्सिमल है। और ऐसे एक्सपेरिमेंट से आप अपने करियर को अपडेट करते रहेंगे सॉफ्टवेयर की तरह, रेगुलर अपडेट्स। लेकिन दोस्तों, करियर से भी पहले एक और चीज है जिसमें हम रीथिंक नहीं करते, और वो है रिलेशनशिप्स। क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट होना नॉर्मल है। लेकिन क्या ये असम्पशन इंडियन हाउसहोल्ड में हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई। हस्बैंड, तुम कभी मेरी बात सुनती ही नहीं हो। वाइफ, तुम कभी समझते ही नहीं हो। और ये लूप चलता रहता है ईयर्स तक। हम अज्यूम करते हैं ये तो नॉर्मल है, शादी में ऐसे ही होता है। लेकिन एडम ग्रांट पूछते हैं, व्हाट इफ इट्स नॉट नॉर्मल? व्हाट इफ इट्स जस्ट कॉमन? नॉर्मल और कॉमन में फर्क है। ट्रैफिक जैम कॉमन है, नॉर्मल नहीं है। रिलेशनशिप्स में कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स कॉमन है, नॉर्मल नहीं है। और ये आर्ग्यूमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों साइड्स सोल्जर माइंडसेट में होते हैं। हस्बैंड सोचता है मेरी बात सही है, उसका काम है मानना। वाइफ सोचती है मेरी बात सही है, उसका काम है समझना। और जब दोनों सोल्जर्स हैं तो वॉर इनएविटेबल है। सॉल्यूशन क्या है? एक को स्काउट बनना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं दूसरा बदले, हम नहीं चाहते कि मैं बदलूं। मेरी अपनी शादी की स्टोरी सुनिए। 7 साल पहले जब मैं शादी किया तो मैं टिपिकल सोल्जर था। मेरी वाइफ नेहा आर्टिस्ट है, क्रिएटिव फील्ड में है। मुझे लगता था कि क्रिएटिव फील्ड स्टेबल नहीं होते। मैं उसे बिजनेस में आने को कहता था। एक आर्गुमेंट हुआ, मैंने बोला तुम अनरियलिस्टिक हो, आर्ट से पैसे नहीं कमाए जा सकते। उसने कहा तुम रिस्क लेने से डरते हो। 3 दिन तक बात नहीं हुई। फिर मुझे एडम ग्रांट की बुक पढ़ी। मैंने सोचा व्हाट इफ आई एम रॉन्ग, व्हाट इफ हर पर्सपेक्टिव हैज वैल्यू। मैंने उससे पूछा तुम्हें क्यों लगता है कि आर्ट सक्सेसफुल करियर हो सकता है? उसने 2 घंटे बताया, एग्जाम्पल्स दिए, डेटा दिया। मैंने सुना, एक्चुअली लिसन किया, और मुझे एहसास हुआ मैं एक्चुअली रॉन्ग था। इंडियन आर्ट मार्केट ग्रो कर रहा था, डिजिटल आर्ट अपॉर्चुनिटीज थी। मैंने अपनी अजम्पशन चेंज की, मैं सपोर्टिव बना। आज वो सक्सेसफुल आर्टिस्ट है, उसके एग्जीबिशंस लगते हैं, और हमारे रिलेशनशिप में वो टेंशन नहीं रही। लेकिन ये चेंज आया जब मैंने अपनी अजम्पशन को चैलेंज किया। एडम ग्रांट एक टेक्निक बताते हैं रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, द रीथिंकिंग कॉन्वर्सेशन। इसमें 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टार्ट विद क्यूरियोसिटी नॉट सर्टेनिटी। बोले आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव बेटर। मैं जानना चाहता हूं तुम क्या फील कर रही हो। स्टेप 2, एक्नॉलेज वेयर यू माइट बी रॉन्ग। बोले शायद मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। स्टेप 3, आस्क फॉर एविडेंस दैट वुड चेंज योर माइंड। बोले अगर मैं तुम्हें क्या दिखाऊं तो तुम अपना माइंड चेंज करोगी। यही 3 स्टेप्स आर्ग्यूमेंट को डिस्कशन में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसकी नीड सिर्फ मैरिज तक लिमिटेड नहीं है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स में भी ये काम करता है। टिपिकल इंडियन पेरेंट, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ। स्काउट पेरेंट, तुम्हें क्या इंटरेस्टेड है, मैं तुम्हें उस फील्ड की अपॉर्चुनिटीज दिखाता हूं, फिर डिसाइड करना। रिजल्ट, बच्चा फील करता है अंडरस्टूड, और वो एक्चुअली अपने डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करता है। लेकिन दोस्तों, एक इमोशनल ट्रूथ है जो एडम ग्रांट हाईलाइट करते हैं, बीइंग राइट इज ओवररेटेड, बीइंग अंडरस्टूड इज अंडररेटेड। रिलेशनशिप्स में हम चाहते हैं कि हम सही साबित हो जाएं, लेकिन एक्चुअली हम चाहते हैं कि हम समझे जाएं। अगर आप समझे जाते हो तो आपको सही साबित होने की नीड नहीं रहती। और ये अंडरस्टैंडिंग, ये कनेक्शन वो है जो एक्चुअली रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाता है। लेकिन अब तक जो हमने सीखा वो मोस्टली इंटरनल था, आप अपने आप को कैसे चेंज करें। पर रियल चैलेंज तो तब आती है जब आप दूसरों को चेंज करना चाहते हैं।
जैसे आपके फ्रेंड को स्मोकिंग छोड़ना है, आपके पेरेंट्स को नया पर्सपेक्टिव देना है, आपके बॉस को नया आइडिया समझाना है। और वहां पर हम इंस्टिंक्टिवली प्रीचर या प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं। लेक्चर देते हैं, स्मोकिंग हार्मफुल है, ब्लेम देते हैं, तुम वीक हो इसलिए छोड़ नहीं पा रहे। रिजल्ट ऑपोजिट होता है, पर्सन डिफेंसिव हो जाता है। तो कैसे परसुएट करें बिना लड़ाए, कैसे समझाएं बिना लेक्चर दिए, यही सीखेंगे अगले सेगमेंट में। परसुएशन का साइंस, मोटिवेशन का साइकोलॉजी। लेकिन इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अभी तक स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि आगे हम जो टेक्निक्स डिस्कस करेंगे वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएंगी और पर्सनल लाइफ में भी। आप सीखेंगे कैसे आप अपने बॉस को नए आइडिया के लिए कन्विंस करें, कैसे आप अपने पेरेंट्स को अपने करियर चॉइस के लिए प्रिपेयर करें, कैसे आप अपनी टीम को चेंज के लिए मोटिवेट करें। और ये स्किल्स आज के टाइम में प्राइसलेस हैं। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और थोड़ी देर में हम मिलते हैं आपके घर का सीन है, आपके बेटा बेटी ने बोला है कि वो इंजीनियरिंग नहीं आर्ट्स लेना चाहती है। टिपिकल इंडियन पेरेंट रिस्पॉन्स क्या होता है? क्या पागलपन है, आर्ट्स लेकर क्या करोगे, इंजीनियरिंग करो, लाइफ सेट है। और क्या होता है? लड़ाई, डिस्टेंस, रिजेंटमेंट। आप चाहते हैं बच्चा समझे, लेकिन आपका तरीका उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है। एडम ग्रांट इस सिचुएशन को समझाते हैं एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से, रिएक्टेंस थ्योरी। सिंपल शब्दों में, जब हम किसी को फोर्स करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रेजिस्ट करता है। जैसे आप किसी को ढकेलने से धक्का देना चाहते हैं तो वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाता है। और ये सिर्फ बच्चों तक लिमिटेड नहीं है, हर रिलेशनशिप में होता है। बॉस एम्प्लॉय को फोर्स करे नया प्रोसेस फॉलो करने के लिए, वाइफ हस्बैंड को फोर्स करे स्मोकिंग छोड़ने के लिए, फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को फोर्स करे जिम जाने के लिए। रिजल्ट, सब केसेस में रेजिस्टेंस। तो फिर कैसे करें, कैसे समझाएं बिना फोर्स किए? एडम ग्रांट एक टेक्निक बताते हैं जो साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं एडिक्ट्स को ट्रीट करने के लिए। नाम है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। और ये टेक्निक मैजिक की तरह काम करती है। इसका कोर प्रिंसिपल है, पीपल आर मोर लाइकली टू चेंज व्हेन दे हियर देमसेल्व्स आर्ग्यू फॉर चेंज। मतलब आप उन्हें फोर्स नहीं करते चेंज के लिए, आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो उन्हें खुद से चेंज की बात करने पर मजबूर करते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। सीन है, आपका दोस्त राजेश हेवी स्मोकर है, आप उसे छुड़वाना चाहते हैं। रॉन्ग अप्रोच, प्रीचर या प्रोसिक्यूटर। आप, राजेश तुम पागल हो, स्मोकिंग कैंसर देती है, तुम्हारी लाइफ खराब कर रहे हो, छोड़ दो। राजेश, अरे यार टेंशन मत लो, मैं कंट्रोल में हूं। राइट अप्रोच, स्काउट यूजिंग मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। आप, राजेश एक सवाल पूछना था, स्मोकिंग तुम्हारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है? नोटिस द डिफरेंस, पहले अप्रोच में आप स्टेटिंग फैक्ट्स थे, दूसरे अप्रोच में आप आस्किंग क्वेश्चंस हैं। राजेश, कुछ खास नहीं, थोड़ी कॉफ होती है बस। आप, इंटरेस्टिंग, और लॉन्ग टर्म में क्या सोचते हो, 10 साल बाद? राजेश, पता नहीं यार, देखा जाएगा। आप, अगर तुम कंटिन्यू करते रहे और हेल्थ इश्यूज आए तो तुम्हारे फैमिली पर क्या इंपैक्ट होगा? यहां राजेश को एक्चुअली सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उसके इंटरनल वैल्यूज को टच कर रहा है। राजेश, शायद वाइफ को टेंशन होगी, बच्चों का ख्याल रखना मुश्किल हो जाएगा। आप, तो ऐसा क्या हो सकता है जिससे तुम प्रिवेंट कर पाओ? अब राजेश खुद ही सोल्यूशन ढूंढ रहा है, आपने उसे फोर्स नहीं किया। राजेश, शायद मैं रिड्यूस करूं, दिन में 5 से 2 करूं। आप, वो अच्छा आइडिया है, और अगर तुम कंप्लीटली छोड़ दोगे तो क्या बेनिफिट होगा? राजेश, हेल्थ बेटर रहेगी, पैसा बच जाएगा। देखिए, आपने राजेश को चेंज नहीं किया, आपने राजेश से क्वेश्चंस पूछे जो उससे खुद चेंज की बात करने पर मजबूर किए। और यही टेक्निक हर जगह काम करती है। पेरेंट्स बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। तुम्हें क्यों लगता है आर्ट्स बेटर ऑप्शन है? अगर तुम आर्ट्स लो तो फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? इंजीनियरिंग में क्या तुम्हें एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं है? बॉस एम्प्लॉइज के साथ यूज कर सकते हैं। तुम्हें लगता है ये नया प्रोसेस क्यों काम नहीं करेगा? तुम्हारे हिसाब से इसकी क्या लिमिटेशंस हैं? अगर हम इंप्लीमेंट करें तो किस तरह से बेटर हो सकता है? और इस टेक्निक के पीछे का साइकोलॉजी समझिए। व्हेन पीपल से समथिंग आउट लाउड, दे आर मोर लाइकली टू बिलीव इट एंड एक्ट ऑन इट। जैसे अगर आप पब्लिकली कमिट कर देते हैं कि मैं जिम जाऊंगा, तो आपके जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग आपके दोस्त को पब्लिकली आपके सामने कमिट करवाती है अपने चेंज के बारे में। लेकिन ये टेक्निक यूज करने के लिए आपको कंट्रोल करना होगा अपने ईगो को, क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपका गोल पर्सुएशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। आप नहीं चाहते कि वो आपकी बात माने, आप चाहते हैं कि वो अपनी ही बातों से कन्विंस हो। और ये डिफिकल्ट है, क्योंकि हम इंस्टिंक्टिवली चाहते हैं क्रेडिट लेना। देखा, मैंने समझाया ना, स्काउट माइंडसेट में क्रेडिट इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, एक इंसान को तो समझा सकते हैं, लेकिन पूरे टीम को, पूरे फैमिली को, सोसाइटी को?
कैसे क्रिएट करें ऐसी कल्चर का नाम सुना है? ब्रिज वाटर एसोसिएट्स दुनिया की सबसे सक्सेसफुल हेज फंड है। फाउंडर हैं रे डालियो और इस कंपनी की कल्चर इतनी यूनिक है कि लोग इनिशियली शॉक हो जाते हैं। यहाँ मीटिंग में जूनियर एम्प्लॉय सीनियर पार्टनर को पब्लिकली बोल सकता है, आपकी स्ट्रैटेजी फ्लॉड है, आप गलत सोच रहे हैं। और सीनियर पार्टनर डिफेंसिव नहीं होता, वो एक्चुअली अप्रिशिएट करता है। रे डालियो का प्रिंसिपल है रैडिकल ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब कंप्लीट ऑनेस्टी, नो पॉलिटिक्स, नो शुगर कोटिंग। और इस कल्चर ने ब्रिज वाटर को दुनिया की टॉप इन्वेस्टमेंट कंपनी बना दिया। क्यों? क्योंकि जब हर एम्प्लॉय कंफर्टेबली बोल सकता है आई थिंक यू आर रॉन्ग, तो रॉन्ग डिसीजंस कम होते हैं। और ये कल्चर कैसे क्रिएट किया? सिंपल प्रैक्टिसेस से। नंबर 1, द इशू लॉग। हर मीटिंग में हर डिसीजन के बाद लोग लिखते हैं क्या अजम्पशंस हमने की, क्या एविडेंस हमारे पास है, क्या हम गलत हो सकते हैं। नंबर 2, द पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रोग्रेस फॉर्मूला। डालियो कहते हैं मिस्टेक्स पेनफुल होते हैं, लेकिन अगर आप उनसे रिफ्लेक्ट करें तो प्रोग्रेस होता है। नंबर 3, द बिलीवेबिलिटी वेटेड डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजंस सिर्फ सीनियरिटी से नहीं, बिलीवेबिलिटी से लिए जाते हैं। जो इंसान उस पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सपर्ट है, उसकी ओपिनियन को ज्यादा वेट दिया जाता है। और ये कल्चर सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक लिमिटेड नहीं है, आप अपने घर में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने अपने घर में इंप्लीमेंट किया है द वीकली रीथिंकिंग डिनर। हर संडे डिनर पर हम 3 सवाल पूछते हैं। इस हफ्ते में कहाँ गलत था, किस चीज को मैंने अज्यूम किया जो शायद गलत है, और अगले हफ्ते में क्या नया ट्राई करूंगा। शुरू में ऑकवर्ड था, लेकिन 2 महीने बाद ये हमारी फैमिली की सबसे वैल्यूएबल एक्टिविटी बन गई। मेरी बेटी जो 12 साल की है, उसने एक दिन कहा, पापा मुझे लगता है आप मेरे होमवर्क में ज्यादा इंटरफियर करते हैं, मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ। इनिशियली मेरा ईगो हर्ट हुआ, लेकिन मैंने सोचा व्हाट इफ शी इज राइट। नेक्स्ट वीक मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके होमवर्क में हेल्प नहीं की। रिजल्ट, उसने खुद सॉल्व किया और एक्चुअली बेटर किया। अगर मैं ओपन ना होता तो मैं ये नेवर लर्न करता। और यही है रीथिंकिंग कल्चर का पावर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक और एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट। 2014 तक माइक्रोसॉफ्ट डिक्लाइनिंग थी, स्टॉक स्टैग्नेंट था, कल्चर टॉक्सिक था, एम्प्लॉइज पॉलिटिक्स में बिजी थे। फिर सत्या नडेला सीईओ बने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंपनी का मोटो चेंज किया, नो इट ऑल से लर्न इट ऑल, यानी हमें सब आता है से हमें सब कुछ सीखना है। और ये स्मॉल चेंज ने माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में बना दिया। कल्चर चेंज से कंपनी चेंज हो गई। आप सोच रहे होंगे कि लेकिन भाई हम तो इंडिविजुअल हैं, हम कंपनी कल्चर कैसे चेंज करें? आप अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से शुरू करें। ऑफिस में जब कोई आपके आइडिया को क्रिटिसाइज करे तो डिफेंसिव ना होकर बोलें इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, टेल मी मोर। घर में जब कोई आपसे डिसएग्री करे तो बोलें मैं गलत भी हो सकता हूं, आपका पॉइंट समझाइए। फ्रेंड्स के साथ जब डिस्कशन हो तो एविडेंस पूछें, तुम ये क्यों कह रहे हो, क्या डेटा है तुम्हारे पास? ऐसे स्मॉल एक्शंस स्लोली कल्चर चेंज करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक डेंजरस अजम्पशन हम सब करते हैं। हम सोचते हैं कि कल्चर टॉप डाउन क्रिएट होती है, जैसे सीईओ कल्चर सेट करेगा तो कंपनी चेंज होगी, पेरेंट्स कल्चर सेट करेंगे तो फैमिली चेंज होगी। एडम ग्रांट की रिसर्च में ऑपोजिट दिखता है, कल्चर ऑफन चेंजेस फ्रॉम द मिडिल मैनेजर्स जो टीम लीड हैं वो एक्चुअली कल्चर क्रिएट करते हैं। टीनेजर्स जो पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं वो फैमिली कल्चर चेंज कर सकते हैं। अगर आप मिडिल में हैं तो आपकी पावर ज्यादा है कल्चर चेंज करने की। आप अपनी टीम, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड सर्कल की कल्चर चेंज कर सकते हैं। बस शुरुआत करनी है खुद से। और ये लीड हमें ले आती है लास्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि अब तक हमने सीखा कि अपने आप को कैसे चेंज करें, दूसरों को कैसे समझाएं, कल्चर कैसे चेंज करें। अब बाकी रहता है लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। रीथिंकिंग को लाइफस्टाइल कैसे बनाएं, क्योंकि स्काउट माइंडसेट एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। और इस जर्नी को कंटिन्यू कैसे रखें, और इसके लिए हमें चाहिए डेली रिचुअल्स, स्मॉल हैबिट्स, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। लेकिन इससे पहले अगर आप अभी तक स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि आगे हम जो डेली प्रैक्टिसेस डिस्कस करेंगे वो आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाएंगी, आपकी थिंकिंग को कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहेंगे। और आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में ये एबिलिटी सर्वाइवल स्किल है, जो नहीं सीखेगा वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, और थोड़े देर में हम मिलते हैं डेली। आपने सुना होगा कि सक्सेसफुल लोगों की मॉर्निंग रूटीन्स होती हैं। वो 5 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं।
लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी सक्सेसफुल इंसान की रीथिंकिंग रूटीन होती है? एडम ग्रांट की रिसर्च में एक कॉमन पैटर्न मिलता है दुनिया के टॉप थिंकर्स में। उनके पास डेलिब्रेट प्रैक्टिसेस होते हैं जो उनकी थिंकिंग को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करते हैं। और ये प्रैक्टिसेस कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल हैं, लेकिन कंसिस्टेंट हैं। मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे रिचुअल्स जो मैं खुद फॉलो करता हूं और जिन्हें आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। रिचुअल 1, द मॉर्निंग अजम्पशन चेक। रोज सुना उठकर चाय या कॉफी पीते हुए खुद से पूछिए कि आज मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं। जैसे आज मीटिंग में सब मेरी बात से अग्री करेंगे, अजम्पशन। ट्रैफिक नॉर्मल होगा, अजम्पशन। मेरा बॉस आज खुश होगा, अजम्पशन। और फिर पूछिए, क्या ये अजम्पशंस गलत हो सकती हैं? बस 2 मिनट, लेकिन ये आपकी पूरी डे की थिंकिंग को चेंज कर देता है। क्योंकि जब आप एक्नॉलेज करते हैं कि आपके अजम्पशंस गलत हो सकते हैं, तो आप फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैंडल कर पाते हैं। मैंने ये रिचुअल 6 महीने से फॉलो किया है। रिजल्ट, मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल 70% कम हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले जब मीटिंग में लोग अग्री नहीं करते थे तो मैं अपसेट हो जाता था। अब नहीं, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही अज्यूम कर लिया होता है कि शायद लोग अग्री नहीं करेंगे। रिचुअल 2, द रॉन्ग जर्नल। हर रात 5 मिनट एक नोटबुक खोलिए या फोन पे नोट्स ऐप लिखिए, आज मैं कहां गलत था। शुरू में आपको लगेगा कि मैं तो आज कहीं गलत नहीं था, लेकिन 1 हफ्ते बाद आप नोटिस करेंगे कि आप एक्चुअली रोज किसी ना किसी चीज में गलत होते हैं। जैसे मैंने अज्यूम किया मीटिंग 30 मिनट में खत्म हो जाएगी, लेकिन 1 आवर लग गया। मैंने सोचा था ये टास्क इजी होगा, लेकिन डिफिकल्ट निकला। मैंने प्रेडिक्शन की थी कि मार्केट अप जाएगा, लेकिन डाउन गया। और ये जर्नल का मैजिक ये है कि इट मेक्स यू कंफर्टेबल विद बीइंग रॉन्ग। पहले हम रॉन्ग होने से डरते हैं, इस जर्नल के बाद आप रॉन्ग होने को डेटा कलेक्शन की तरह देखते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट फेल होने पर अपसेट नहीं होता, वो एक्साइटेड होता है कि अच्छा, तो ये मेथड काम नहीं करता, चलो अगला ट्राई करते हैं। रिचुअल 3, द वीकली लर्निंग आवर। हर हफ्ते 1 आवर स्पेसिफिकली डेडिकेट कीजिए समथिंग न्यू सीखने के लिए जो आपकी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को चैलेंज करे। जैसे अगर आप एथियस्ट हैं तो 1 आवर रिलीजियस फिलॉसफी पढ़िए। अगर आप कैपिटलिस्ट हैं तो सोशलिस्ट थ्योरीज पढ़िए। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में पढ़िए। गोल सीखना नहीं है, गोल अपनी थिंकिंग को स्ट्रेच करना है। मैंने ये रिचुअल 1 साल से फॉलो किया और रिजल्ट ये हुआ कि मेरा पर्सपेक्टिव इतना ब्रॉड हो गया कि अब मैं किसी भी टॉपिक पर डॉगमैटिक नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हर साइड के आर्ग्यूमेंट्स हैं, हर पर्सपेक्टिव में कुछ ट्रूथ है। रिचुअल 4, द डेविल्स एडवोकेट फ्रेंड। अपने फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा फ्रेंड रखिए जिसका काम ही है आपकी बातों को चैलेंज करना। मेरा एक फ्रेंड आर्यन है, उसकी ड्यूटी है कि जब भी मैं कॉन्फिडेंटली कुछ बोलूं तो वो पूछे, तुम इसके बारे में इतने श्योर क्यों हो? इनिशियली अनोइंग था, लेकिन आज मैं उसकी इस आदत का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मुझे चेक करता रहता है। वो मेरा पर्सनल स्काउट है। आप भी ऐसा फ्रेंड ढूंढ सकते हैं या बनवा सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग फ्रेंड को। बोलो, तुम्हारा काम है मेरी बातों को क्वेश्चन करना। और ये रिचुअल सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, फैमिली लेवल पर भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। मेरी फैमिली का सैटरडे रिचुअल है द अजम्पशन डिनर। सैटरडे डिनर पर हम सब अपने अजम्पशंस शेयर करते हैं जो हमने पूरे हफ्ते किए। मेरी वाइफ बोलती है, मैंने अज्यूम किया था कि मार्केट से सब्जियां सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन महंगी निकली। मेरी बेटी बोलती है, मैंने अज्यूम किया था कि साइंस टेस्ट ईजी होगा, लेकिन डिफिकल्ट था। मैं बोलता हूं, मैंने अज्यूम किया था कि यह वीडियो स्क्रिप्ट 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 5 दिन लगे। और फिर हम डिस्कस करते हैं क्यों गलत निकले ये अजम्पशंस, अगली बार कैसे बेटर अज्यूम करें। रिजल्ट, हम सब कंफर्टेबल हो गए हैं रॉन्ग होने में। हमारे घर का माहौल जजमेंट फ्री है और आप भी ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं। कल से ही ब्रेकफास्ट पर पूछिए, आज तुम क्या अज्यूम कर रहे हो? स्मॉल स्टार्ट, बिग इम्पैक्ट। लेकिन दोस्तों, ये सब रिचुअल्स, ये डेली प्रैक्टिसेस, ये तो मैकेनिक्स हैं। असली सवाल ये है कि क्यों करें हम ये सब? क्यों बनाएं स्काउट माइंडसेट को लाइफस्टाइल? क्योंकि एंड में जब आप लाइफ के लास्ट चैप्टर पर पहुंचेंगे तो क्या सोचिए, मैटर आप करेगा? 80 साल के हों, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बैठ के स्टोरी सुना रहे हैं। आप क्या सुनाओगे? क्या आप सुनाओगे, बेटा मैंने हमेशा सही डिसीजंस लिए, कभी गलत नहीं हुआ, सब मेरी प्लानिंग परफेक्ट थी? या आप सुनाओगे, बेटा मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, कभी सक्सेसफुल हुए, कभी फेल हुए, लेकिन हर फेलियर से मैंने कुछ नया सीखा और इसी लर्निंग जर्नी ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। पहला वर्जन सोल्जर की लेगेसी है, दूसरा वर्जन स्काउट की लेगेसी है,
और एडम ग्रांट कहते हैं, स्काउट्स डोंट जस्ट लीव अचीवमेंट्स, दे लीव लर्निंग्स। और ये लर्निंग लेगेसी ये एक्चुअली ज्यादा वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि अचीवमेंट्स टेम्पररी होते हैं लेकिन लर्निंग परमानेंट होती है। आपके पास 5 साल पहले का फोन नहीं है, 10 साल पहले की कार नहीं है, 20 साल पहले का बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन आपके पास वो लर्निंग है जो आपने 20 साल में की है, वो पर्सपेक्टिव है जो आपने डेवलप किया है, वो विजडम है जो आपने कलेक्ट की है। और ये लर्निंग लेगेसी आप पास ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। मेरी ग्रैंडफादर स्टोरी टेलर थे। उन्होंने मुझे स्टोरीज सुनाई थी, लेकिन सिर्फ स्टोरीज नहीं, उन्होंने मुझे थिंकिंग के तरीके सिखाए थे। वो कहते थे, हर स्टोरी के 2 साइड्स होते हैं, हीरो का पर्सपेक्टिव, विलन का पर्सपेक्टिव, और ट्रूथ दोनों के बीच में होता है। आज जब मैं 35 साल का हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे स्काउट माइंडसेट दी थी गिफ्ट में, और मैं वो गिफ्ट अपनी बेटी को दे रहा हूं। जब वो कॉन्फिडेंटली कुछ कहती है, मैं पूछता हूं, और अगर ऑपोजिट ट्रू होता? इनिशियली वो अनॉयड होती थी, अब वो खुद ही पूछती है, पापा इसका ऑपोजिट भी सोचना चाहिए। और यही है इंटरजेनरेशनल इम्पैक्ट। स्काउट माइंडसेट सिर्फ आपकी लाइफ को नहीं बदलती, आपकी फ्यूचर जनरेशंस की लाइफ को भी बदलती है। और अब जब हम इस वीडियो के एंड पर पहुंचे हैं तो मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को शुरू करते वक्त वही इंसान हैं जो खत्म करते वक्त हैं, तो हमारी मेहनत सफल हुई। लेकिन अगर आप सेम ही हैं तो फिर क्या फायदा? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कल सुबह से पहले दिन से डिफरेंट स्टार्ट कीजिए। मॉर्निंग अजम्पशन चेक से शुरुआत कीजिए और फिर हफ्ते के एंड तक नोटिस कीजिए कि क्या बदला। क्या आप कम डिफेंसिव हैं? क्या आप ज्यादा क्यूरियस हैं? क्या आप कंफर्टेबल हैं आई डोंट नो कहने में? क्या आप एक्साइटेड हैं न्यू लर्निंग के लिए? अगर हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप स्काउट बन रहे हैं। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्काउट माइंडसेट का फर्स्ट प्रिंसिपल ही है, इट्स ओके टू बी रॉन्ग, इट्स ओके टू नॉट चेंज इमीडिएटली। बस ट्राई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी एक क्वेश्चन पेपर है जिसके आंसर्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। कल का राइट आंसर आज का रॉन्ग आंसर हो सकता है और हमें कॉन्स्टेंटली अपडेट करना होगा अपने आंसर्स। इसीलिए थिंक अगेन, रीथिंक, अनलर्न, रीलर्न, यही है ग्रोथ का साइकिल, यही है एवोल्यूशन का प्रोसेस। आज के सफर में हमने एक ऐसी जर्नी की है जो शायद आपकी जिंदगी को परमानेंटली चेंज कर दे। हमने सीखा, 1, हम 3 प्रिजनर्स के कैद हैं, सोल्जर, प्रोसिक्यूटर, प्रीचर। 2, इनसे छुटकारा पॉसिबल है स्काउट माइंडसेट के थ्रू। 3, स्काउट बनने का तरीका, कॉन्फिडेंस प्लस क्यूरियोसिटी। 4, करियर को रीथिंक करना, लैडर नहीं जंगल जिम है। 5, रिलेशनशिप्स को रीथिंक करना, अंडरस्टैंडिंग ओवर बीइंग राइट। 6, दूसरों को समझना, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग से। 7, कल्चर चेंज करना, मिडिल से शुरू करो। 8, लाइफस्टाइल बनाना, डेली रीथिंकिंग रिचुअल्स। और अब जब आप ये वीडियो बंद करेंगे तो आपके पास एक चॉइस है। चॉइस 1, वीडियो बंद करें, भूल जाएं, कल से वही पुरानी लाइफ। चॉइस 2, एक एक्शन लें, कल सुबह अजम्पशन चेक से शुरू करें, फिर रॉन्ग जर्नल, फिर वीकली लर्निंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चॉइस 2 लें, क्योंकि दुनिया में सोल्जर्स की कमी नहीं है, प्रोसिक्यूटर्स की कमी नहीं है, प्रीचर्स की कमी नहीं है। दुनिया में स्काउट्स की कमी है, ट्रूथ सीकर्स की कमी है, लर्नर्स की कमी है, हम्बल इंक्वायरर्स की कमी है, और आप बन सकते हैं वो स्काउट। बस शुरुआत करें। कल सुबह उठकर पहला काम ये करें, खुद से पूछें, आज मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं और क्या ये अजम्पशंस गलत हो सकती हैं, और फिर नोटिस करें क्या चेंज होता है। और एक फाइनल रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है तो प्लीज शेयर करें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करें अपने फैमिली के साथ, शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, क्योंकि दुनिया को जरूरत है स्काउट्स की। हम सब मिलकर बन सकते हैं वो स्काउट्स। और लास्ट में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की कहानी में भी ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आएं, तो स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हर नई स्टोरी से कनेक्टेड रहें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में हम एक्सप्लोर करेंगे और भी ऐसी बुक्स और कॉन्सेप्ट्स जो आपकी थिंकिंग को चैलेंज करेंगे। आपकी सोच नई हो, आपकी जिंदगी खिली हो और आप हमेशा स्काउट की तरह सोचें, सोल्जर की तरह नहीं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सी यू सून।